हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों के ऊपर, जो कि सीयूईटी पीजी प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और प्रयोजन मूलक हिंदी पर हमने दो महत्वपूर्ण किताबों के बारे में चर्चा किया था, विनोद गोदरे और दंगल झाल्टे की बुक के ऊपर। उम्मीद है कि इन किताबों को खरीद कर आप अध्ययन कर रहे होंगे और इसमें से कोई एक ही किताब आपको खरीदना था। तो जो जिसकी भाषा शैली आपको अच्छी लगे, जिसके कंटेंट आपको समझ में आए, उस बुक को खरीद लीजिए। आज नहीं तो कल आपको प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित किसी न किसी एक बुक को खरीदना ही पड़ेगा। फिर भी हमने आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों पर एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, जो कि उम्मीद है कि इससे कुछ सवाल आ सकते हैं। मैं बातचीत करूं उससे पहले सिलेबस पर एक हल्का सा नजर में डालना चाहता हूं। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है, काल विभाजन और नामकरण से संबंधित, जो कि हमारे तमाम वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उस पर भी हमने वीडियो लेक्चर बनाया है, उसको समय निकालकर आप लोग देख रहे होंगे। जो पुराने बच्चे होंगे वो देख रहे होंगे, नए बच्चों के लिए बातें बताई जा रही हैं। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं और रचनाकारों पर भी हमने चर्चा किया हुआ है। अब आज के लेक्चर से संबंधित जो पॉइंट है यहाँ पर, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि जन संचार माध्यमों में हिंदी का क्या रोल रहा है, जिसमें कि हमें समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो टीवी चैनल में हिंदी का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हमें बात करना है। यहाँ पर दिया गया भारतीय काव्य शास्त्र, जिसके अंतर्गत शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण पर चर्चा हमने कई वीडियो लेक्चर में किया है। इस पर प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, आप समय निकालकर जरूर देखिए। सारी चीजें मौजूद हैं, बस आपके अंदर दृढ़ इच्छा की जरूरत है। अगर वो है तो आप बिल्कुल जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। और आखिर में जो पॉइंट है, हिंदी व्याकरण, संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास पर भी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो समय निकालकर जरूर देखिए। चलते हैं, बात करते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं। जब भी हम चर्चा करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा का प्रयोग मनुष्य अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी का यूज हम क्यों करते हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ी है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयोजन शब्द का अर्थ ही है कि किसी लक्ष्य को निर्धारित करके जब हम भाषा का यूज करते हैं तो वो प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। उसमें हिंदी का प्रयोग हम समय समय पर अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार करते हैं। उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी अलग अलग परिस्थितियां हैं जिससे कि प्रयोजन मूलक हिंदी का जो स्वरूप है वो विकसित दिखाई पड़ता है। देखा जाए तो आधुनिक युग में सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। तो सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं और एक उद्देश्य के तहत करते हैं, वो प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। और भाषा प्रकार के अनुसार उसके अनेक रूप या भेद हो सकते हैं। अगर प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी के मुख्य रूप से 7 रूप या भेद माने जा सकते हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए कि प्रयोजन मूलक के विविध रूपों की कुल संख्या कितनी है। 7 भागों में इसको बांटा गया है। खासतौर से ब्रजेश्वर शर्मा और हरदेव बहारी, भोलानाथ तिवारी इत्यादि ने इस पर काफी काम किया है, तो इन्होंने अलग अलग इसको बांटा है। लेकिन सर्वमान्य तरीके से 7 रूप माने जाते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से वो 7 रूप हैं, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा है साहित्यिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, सामाजिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, विधि एवं कानून संबद्ध हिंदी, जनसंचार के माध्यम के लिए प्रयुक्त हिंदी, विज्ञान और तकनीकी हिंदी। तो ये आप देख रहे हैं, सामान्य तौर पर तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य को पढ़ते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी के अलग अलग रूप दिखाई पड़ रहे हैं। वो रूपों की संख्या कुल कितनी है? 7 है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये साहित्यिक हिंदी क्या है? साहित्यिक हिंदी वही है जो कि हम अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की रचनाओं को पढ़ते हैं, चाहे वो कविता खंड हो चाहे गद्य खंड हो, और उसमें जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी है वो साहित्यिक हिंदी कहलाती है। इसमें भी आप देखेंगे विविधता है। आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की हिंदी अलग ढंग की है, निराला की हिंदी अलग है, खड़ी बोली में तो है, लेकिन कोई किसी की संस्कृत निष्ठ है तो किसी की आम बोलचाल की भाषा है। ठीक है, तो साहित्यिक हिंदी जब हम ऐसी हिंदी का अध्ययन करते हैं जो कि साहित्य में प्रयुक्त होती है। कार्यालयी हिंदी, आमतौर पर आप विज्ञापन, नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, उसको देखते होंगे तो उसकी हिंदी आपको अलग दिखेगी। अगर सरकारी ऑफिस में प्रयोग की जाने वाली जो भी हिंदी होती है वो कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसको आप राजभाषा के तहत भी ध्यान में रख सकते हैं। सामाजिक हिंदी, ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग आमतौर पर हम समाज में रखकर करते हैं। तो जहाँ समाज की जैसी भाषा होती है
उस भाषा को मिक्स करते हुए हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे भोजपुरी क्षेत्र है तो उसमें कुछ खड़ी बोली का तो यूज करेंगे ही, लेकिन वहाँ की कुछ ऐसी भाषा है जिसको कि वहाँ के लोग समझ पाते हैं, बोली शब्द हैं, उसका भी यूज कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है कि व्यावसायिक हिंदी। व्यावसायिक हिंदी को कहा जा सकता है कि कॉमर्शियल हिंदी का प्रयोग। ऐसी हिंदी जब हम इसको पढ़ते हैं, जब कॉमर्स जो बच्चा पढ़ता है तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें अलग चीजों की मांग होती है, जैसे कि उसमें लिखेगा बैंक, ठीक है, बीमा, आयात निर्यात, ठीक है, शेयर मार्केट, पूंजी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? व्यावसायिक हिंदी। आमतौर पर अपने व्यवहारिक जीवन में बार बार आप पूंजी, बैंक, बीमा, आयात निर्यात, शेयर मार्केट, लागत, ठीक है, ये सब यूज बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही व्यावसायिक क्षेत्र में जाते हैं तो इनका प्रयोग हम करना शुरू करते हैं। इसी तरीके से विधि एवं कानून कार्य संबंधी हिंदी। जब हम अदालतों में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि सामान्य व्यक्ति जो आपसे बाहर मिलेगा कोर्ट से बाहर तो अलग तरीके की हिंदी बोलेगा, लेकिन जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो वो अरबी फारसी युक्त हिंदी का प्रयोग करने लगेगा। वकील, वकालत, हलफनामा, वसीयतनामा, ठीक है, तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होने लगता है। तो क्या है? विधि एवं कानून से संबंधित जन संचार के माध्यम के लिए प्रयुक्त होने वाली हिंदी, जैसे कि विज्ञापन, फिल्म, सूचना प्रसार, इस तरीके के शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो वो जन संचार के अंतर्गत आता है। तो ऐसी हिंदी। इसके बाद विज्ञान और तकनीकी हिंदी। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के विकास के लिए सन 1961 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया था कि वो इस तरीके की शब्दावलियों का निर्माण करेगा। जैसे आपने सुना होगा कि प्रौद्योगिकी, ठीक है, तकनीकी, या फिर जो भी विज्ञान से संबंधित शब्द होते हैं, जैसे कि मीटर हो गया, ठीक है, इसके विद्युत चुंबकीय, तो ये जो शब्द बने हुए हैं, कहने का मतलब है जिन शब्दों का मैंने नाम लिया उससे आप समझ सकते हैं कि जब आप विज्ञान और तकनीकी का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो हिंदी का प्रयोग होता है थोड़ा सा कठिन होता है। इसको आप यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे कि जो भी शब्दावलियों का यूज किया जाता है कुछ इसी टाइप का रहता है, जिसको कि आपको लगता है कि डिक्शनरी की जरूरत है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये सब विज्ञान और तकनीकी हिंदी से लगता है कि लिया गया है, और उनकी मीनिंग कई बार समझ में नहीं आती। एग्जाम में कई ऐसे नए शब्द आपको मिल जाएंगे जो कि यहीं से उठा लिए जाते हैं। तो खासतौर से जब हम प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करते हैं तो उसके कुल 7 रूप दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हम व्यवहारिक स्तर पर करते हैं और रोज करते हैं, और ऐसे लगता है कि वो अंग्रेजी के शब्द नहीं है बल्कि हिंदी के, और उन्हीं अंग्रेजी के शब्दों का जब हम हिंदी में पूछते हैं कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा तो बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं, जिससे कि और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं कि हमें एक ऑफिशियल लेटर तैयार करना, जिसको कहा जाता है सरकारी पत्र। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ऑफिशियल लेटर को हिंदी में क्या कहा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देता है। इसी तरीके से अर्ध सरकारी पत्र, जिसको बोला जाता है सेमी ऑफिशियल लेटर, यहाँ पर डेमी लिखा हुआ है, डेमी ऑफिशियल लेटर। इसी तरीके से कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी को ज्ञापन देते हैं तो उसको लोग बोलते हैं कि हमने मेमोरेंडम उस ऑफिस में जमा कर दिया, मेमोरेंडम दे दिया। और यहाँ पर देख रहे हैं ज्ञापन, मेमोरेंडम। जब मैं जेएनयू में गया हुआ था तो वहां के कुछ छात्र नेता थे जो अपने ज्ञापन को ऑफिस में दिया करते थे, तो छात्रों को आकर बताते थे कि हमने मेमोरेंडम दे दिया। तो शुरू में मुझे नहीं समझ में आता था कि ये मेमोरेंडम क्या होता है। बाद में जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो यहाँ पर पता चला कि ये ज्ञापन दिया गया एक बार कि हमने अपना अपना ये प्रस्ताव रखा हुआ। अगला पॉइंट यहाँ पर है परिपत्र। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्कुलर को हिंदी में क्या कहा जाता है। आमतौर पर हम सर्कुलर को परिपत्र के अपेक्षा ज्यादा आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहते हैं। इसी तरीके से कोई ऑफिस ऑर्डर निकलता है, अगर कोई ऑफिस से ऑर्डर निकलता है तो उसको हिंदी में कहा जाता है कार्यालय आदेश। जैसे आपकी नियुक्ति के संदर्भ में, आपकी प्रोन्नति के संदर्भ में, या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी ऑफिस ऑर्डर निकलता है तो इसको हिंदी में बोला जाता है कार्यालय आदेश। इसके बाद आप देखेंगे राजपत्र, इसी से संबंधित हुआ है राजपत्रित, जिसको बोला जाता है गजट, जो आपके तरीके से संवैधानिक तरीके के शब्दों का प्रयोग है। यहाँ पर गजट में जो चीज लिख दी जाती है वो एक तरीके से प्रामाणिक मानी जाती है। इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है रिजोल्यूशन, आपने क्या संकल्प। आप देखते हैं ना जब राजभाषा पढ़ेंगे तो उसमें संकल्पों की, कई संकल्पों की बातचीत की गई है, तो ये है रिजोल्यूशन कि हम इसमें क्या क्या आगे करेंगे। इसी तरीके से नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आमतौर पर जब भी विज्ञापन इत्यादि निकलता है वैकेंसीज की या फिर आपके परीक्षा से संबंधित, तो उसको बच्चे को बोलते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है कि ये फॉर्म तब से भरा जा रहा है या फिर एग्जाम कब होगा। अगर उसी की हिंदी हम पूछ देंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है अधिसूचना।
सूचना तो हम जानते हैं जिसको कि इंफॉर्मेशन कहा जा सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन का हिंदी आप देख रहे हैं कि अधिसूचना है। तो इस तरीके के सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि नोटिफिकेशन का हिंदी क्या होगा। इसके अलावा देख रहे हैं आप पृष्ठांकन, जो कि इंडोर्समेंट इसका अंग्रेजी में नाम है, जहां पर आप सिग्नेचर इत्यादि कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पृष्ठांकन। ठीक है। और प्रेस विज्ञप्ति, यहाँ पर प्रेस कम्युनिक्यू लिखा हुआ है जिसकी की हिंदी प्रेस विज्ञप्ति है। इसी तरीके से आप देखते हैं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आमतौर पर हम अपने जीवन में रिपोर्ट का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इसकी जो हिंदी हो जाएगी वो होती है प्रतिवेदन। अगर आप बोलेंगे कि मुझे वहां पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, तो आपके साथ पढ़ने वाला हिंदी का विद्यार्थी सोचने लगेगा, आपका चेहरा देखने लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन आप जब बोलेंगे कि रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, तो समझ जाएगा कि ये कुछ तैयार किया है, उसको प्रस्तुत करना है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जो कि हमारे जीवन में हमसे घुल मिल गए हैं और वो लगते हैं कि हिंदी की है, लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये तो अंग्रेजी के हैं, लेकिन इसके असली हिंदी क्या होगी, ये आपको जानना जरूरी है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि द्रुत पत्र, एक्सप्रेस लेटर, मतलब कि ऐसा पत्र जो कि तेजी से कहीं पहुंचाया जा सके। इसी तरीके से लिखा हुआ है स्पीड पोस्ट, द्रुत गति से जाने वाला पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पोस्ट डाक से जो जाता है। इसके बाद अन्य कुछ शब्दों को देखते हैं, जिसमें कि मितव्य पत्र, सेविंग ग्राम, अनौपचारिक टिप्पणी, अनऑफिशियल नोट, अनुस्मारक, रिमाइंडर। जब आप कोई चीज बार बार कहीं भेजते हैं, रिमाइंड करते हैं, रिमाइंडर उसको बोला जाता है, उसको हिंदी में बोलते हैं अनुस्मारक। स्मारक तो आपने देखा होगा, स्मारक इसीलिए बनाया जाता है किसी भी शहीद व्यक्ति का या जो अपने क्षेत्र एरिया में अच्छा काम किया रहता है, तो इसका स्मारक बनाया जाता है कि लोग उसको याद रखें कि उसने क्या किया था। तो यहाँ पर रिमाइंडर शब्द दिया गया है, जो कि अनुस्मारक इसका हिंदी होता है। प्रतिवेदन, जिसकी मैं चर्चा कर ही रहा था कि प्रतिवेदन अभी आपके लिए ज्यादा प्रासंगिक होता होगा कि टेलीग्राम चैनल, आप देख रहे हैं यहाँ पर टेलीग्राम दिया हुआ है। टेलीग्राम का जो हिंदी है तार। तो यहाँ पर आपको एक नई जानकारी मिली होगी कि जिस चीज को हम बार बार यूज करते हैं कि टेलीग्राम से जुड़ना है, आप अपना लिंक दे दीजिए, सर आपका लिंक नहीं मिल रहा है, कौन सा है, तो वो टेलीग्राम जिसका हम यूज करते हैं उसकी हिंदी क्या होगी, तार होगी। ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे अंग्रेजी के जिनका प्रयोग हम प्राय अपने जीवन में करते हैं, लेकिन उसकी हिंदी नहीं जानते हैं और वही परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों को देखा होगा और उन अंग्रेजी के शब्दों को भी देखा होगा जो प्राय हमारे जीवन में घुल मिल गए हैं और वो हमको हिंदी की तरह लगते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हिंदी के नहीं होते हैं। उनको आप समझ के होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।